तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि बेटाओ कल हम लोगों ने हमारी हिंदी पुस्तिका के अंतर्गत ईदगाह पाठ का सारांश पढ़ा था। आज हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इसके बाद हम हमारी इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रत्येक अध्याय की एक बार पुनः सारांश रूप में चर्चा करेंगे, जबकि इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से स्टार्ट करके अंत करेंगे। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मैंने आपको जो सारांश बताया था उससे आपके कई प्रश्न हल होंगे। दुकानदार ने हामिद को चिमटा कितनी कीमत में दे दिया, अर्थात कितनी रेट में दे दिया था। पहला प्रश्न है मेरा, हामिद को दुकानदार ने चिमटा कितने में दे दिया था। तो आपको सबको पता है इसका उत्तर होगा, बताइए आप। वेरी गुड, 3 पैसे में, जबकि उसने उसकी रेट कितनी बताई थी, 6 पैसे। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हामिद की दादी का नाम क्या था। ये प्रश्न आप मुझे लिख करके बताओगे। हामिद की दादी का नाम, मैंने आपको कई बार इसको एक्सप्लेन किया और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है ये कि हामिद की दादी का नाम बताइए। तीसरा है, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो आप सबको पता है बेटा, वो महमूद ने सिपाही खरीदा था। कौन सा खरीदा था खिलौना, सिपाही खरीदा था। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है बेटा, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो कौन सा खिलौना खरीदा बताइए, सिपाही खरीदा। उसकी वर्दी कैसी थी, खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी। ये आप विशेष जानकारी याद रखना। उसकी पगड़ी थी वो कैसी थी, लाल रंग की थी, जबकि वर्दी कैसी थी, खाकी रंग की थी। कंधे पर बंदूक रखे हुए वैसा लग रहा था जैसे कोई कवायद के लिए चला जा रहा हो। इस तरीके से वहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ईद किस महीने में आती है, यह भी आप मुझे बताओगे। ईद किस महीने में आती है, महीने का नाम लिख के बताओगे। ये प्रश्न आपको दे रहा हूँ मैं, ईद के महीने का नाम, कि ईद किस महीने में आती है, क्योंकि आपको पता है इस समय ईद आने वाली भी है। वैसे भी ईदगाह किस लेखक की रचना है, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अब मुझे बताओगे आप बेटाओ, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, ये आप मुझे लिख करके बताओगे। जबकि मैंने बता दिया कि ईदगाह किस लेखक की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। आगे हम बात करें तो हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो देखो, विशेषताएं तो उसकी कई सारी हैं, लेकिन अब 3 पूछिए यहाँ पर, तो हम 3 विशेषताओं के नाम बताते हैं। जैसे आप बता सकते हो कि आशावान हामिद आशा की भावना से भरा हुआ था, अर्थात वह आशा लगाए हुआ था कि मेरे माता पिता अल्लाह के घर से आएंगे और काफ़ी कुछ सामग्री खाने पीने की मेरे लिए लेकर आएंगे। हामिद एक संवेदनशील बालक था, वह बातों को गहराई से समझता था। कम उम्र में ही उसने उत्तरदायित्व की भावना आ गई थी, अर्थात कम उम्र में ही उसने किसके प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है इसकी भावनाएं जागृत हो गई थी। जैसे आपने पता है कि वह दादी के लिए क्या लेकर के आया था, चिमटा लेकर के आया था। तो इस तरीके से उसके मन में उत्तरदायित्व की भावना बचपन में ही आ गई थी। तो हम लोगों ने हामिद के चरित्र की जो विशेषताएं पढ़ी है, उसके अलावा भी आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो, अगर आपको कोई और विशेषताओं का ज्ञान हो तो। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। देखो बेटाओ, हामिद ने जो चिमटा लिया था, उस चिमटे को लेकर के हामिद के दिमाग में क्या आया था। हामिद ने कहा कि मेरा चिमटा तो बड़ा ही अलग है। तो बालकों के सामने उसने चिमटे की ऐसी ऐसी विशेषताएं बताई कि बालक सब अपने खिलौनों को चिमटे के बदले बदलने के लिए तैयार हो गए थे। तो कौन कौन सी विशेषताएं बताई उसने, अर्थात उस चिमटे की क्या उपयोगिता सिद्ध की। तो उसने कहा कि चिमटा खिलौना है, बंदूक तथा फ़कीर के चिमटे की तरह उसका प्रयोग हो सकता है, ज़मीन पर गिरने पर भी वह टूटेगा नहीं, जबकि तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तो ज़मीन पर गिरते ही टूट जाएंगे। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, शेर, वह आग पानी तूफान में भी डटा रहेगा। इस तरीके की विशेषताएं उसने बताई थी। अब बात करूं मैं आपसे, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो आप लोगों ने देखा कि उल्लास कैसे प्रकट हुआ, हर्षोल्लास, प्रसन्नता कब दिखाई दिया, आप लोगों को दिखा होगा इसमें। तो हम उसी उल्लास की बात करेंगे। अब सुनिए, ईद आ गई, प्रकृति अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी, गांव में हलचल हो रही थी। ईद के दिन ग्रामीण परिवेश कैसा हो जाता है वो बात कर रहा हूँ मैं। लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लग पड़े, कोई कुर्ते का बटन लगा रहा है,
पड़ोस से सुई धागा लेकर के आ रहा है, कोई जूते को मुलायम करने के लिए उस पर तेली के घर से तेल ला रहा है, बैलों को सानी पानी दी जा रही है, बच्चे ईदगाह जाने की जल्दी कर रहे हैं, सेवैयाँ पकाने के लिए दूध शक्कर का प्रबंध किया जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो ईद का अवसर आता है उस समय ग्रामीण परिवेश इस प्रकार का उल्लास प्रकट करता है। आज का लघुत्तरात्मक अंतिम प्रश्न, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? तो आपको पता है हामिद के अतिरिक्त हमें प्रभावित करने वाला एक ही मात्र पात्र है, जो है बूढ़ी दादी। कौन? अमीना। कौन बेटा? अमीना। उसने हमें उसके बाद प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि हामिद के माता पिता नहीं थे, वही हामिद को पाल रही थी, प्रेम करती थी। वह गरीब है लेकिन उसे त्यौहार मनाने की चिंता भी है। इतनी उम्र होने पर भी वह घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, सिलाई करके घर गृहस्थी का खर्च चलाती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे इस पाठ के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद ने इस ईदगाह के माध्यम से एक बालक के मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया है। हामिद की दादी ने भी अपना बहुत अच्छा पार्ट इस पाठ के अंतर्गत दिखाया है। वह पार्ट सभी को बड़ा ही प्रभावित करता हुआ नज़र आया है। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों के इन प्रश्नों के उत्तर बनते हैं। इन प्रश्नों को मैंने आपको समझा दिया है। आप सभी विद्यार्थियों के प्रश्न समझ में आ भी गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में ऐड करके मुझे अपना हल किया हुआ पूरा वर्क धीरे धीरे बारी बारी से आप दिखाते रहे। जिनका ये चैप्टर बाकी है इस चैप्टर को भी कंप्लीट करके, बाकी लगभग सभी विद्यार्थियों का होमवर्क मेरे तक आ पहुंचा है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस होमवर्क को अपनी कॉपी में सहेज करके रखें, अच्छे से रखें, जिसको कि मैं प्रत्यक्ष क्लास में एक बार पुनः चेक करूं और बताऊं कि विद्यार्थियों ने किस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो हम लोगों ने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के बाद आज हमने इसको भी कम्प्लीटली पढ़ लिया है, जो कि हमारा ईदगाह पाठ है। कुछ विद्यार्थी ने कल एक रिक्वेस्ट रखी थी कि सर हमें अद्भुत अपूर्व स्वप्न के निबंधात्मक प्रश्नों के विषय में भी थोड़ा बहुत समझा दिया जाए। वैसे तो हम समझ चुके हैं। तो देखो बेटा उसमें क्या है कि पहला प्रश्न तो ये था कि सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। तो आप बताओगे इसमें धार्मिक अंधविश्वास को, चंदे मांगने की प्रथा को, शिक्षा का क्षेत्र, अंग्रेजी का शासन, व्यंग्य रचना आदि को प्रस्तुत किया गया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको प्रश्न लिखिए आप, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है या उपस्थित किया है। तो लिखिए इसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखिए बेटा हो, धार्मिक अंधविश्वास। धार्मिक अंधविश्वास। चलो मैं आपको एक बार प्रश्न लिख देता हूँ। मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों को प्रश्न लिखने में तकलीफ हो रही होगी। यस लिखिए, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। सप्रमाण, ये से नहीं है बेटा, से है। सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इसमें लिखिए आप सबसे पहले लिखिए बेटा, यस सबसे पहले लिखोगे आप धार्मिक अंधविश्वास। इसमें लिखो उस समय नश्वर संसार में नाम स्थिर रखने का विचार तथा उसके लिए मंदिर आदि बनवाने का कार्य लोग करते थे। इस कार्य के लिए वे अपनी अवैध कमाई को भी लगाते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवीन पीढ़ी के लोग मंदिर आगे के प्रति ये आगे आदि के प्रति आकर्षित नहीं होते थे। ओके, अभी आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया कि धार्मिक अंधविश्वास, ये पहला पॉइंट है। इसमें क्या लिखा कि समय
संसार में स्थिर रखने के लिए, मतलब लोग अपने आप को स्थिर रखने के लिए कि हम लोग जीवन भर मतलब मरने के बाद भी जीवित रहेंगे, इसलिए लोग क्या करते थे, अवैध कमाई से, गैर कानूनी कमाई से पैसा लगा करके और मंदिर बनवा देते थे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त होने के कारण से लोग मंदिर के प्रति आज आकर्षित नहीं हैं। दूसरा लिखिए बेटाओ, दूसरा आपको बताया था इसमें, यस, दूसरा आप लोग लिखोगे चंदा मांगना। लिखिए इसमें चंदा मांगना में, यस, स्टार्ट करोगे आप लिखना। लोग सामाजिक धार्मिक आदि कार्य चंदा मांगकर करते थे। वेरी गुड। अब लिखिए बेटाओ नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा क्षेत्र। लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षक अयोग्य होते थे, विद्यालयों के संचालन या संचालक शिक्षकों को वेतन नहीं देते थे। इस तरह की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में थी। अब अगला लिखिए अंग्रेजी शासन। यस, अंग्रेजी शासन लिखना है आपको, मैंने अभी यहाँ पर लिखा है वो इंग्लिश में टाइप हो गया, तो आप लोग आगे लिखोगे इससे आगे। यस, लिखिए अंग्रेजी शासन की नीतियाँ ठीक नहीं थी। शासक अन्यायपूर्ण आचरण करते थे। अंग्रेजी शिक्षा लोगों को भारतीयता से विमुख बना रही थी, मतलब अलग ले जा रही थी। अंग्रेजी शिक्षा क्या कर रही थी, लोगों को भारतीयता से अर्थात भारतीय होने के प्रमाण से दूर ले जा रही थी। इस तरीके से इसका आंसर बनता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद आपका एक अंतिम प्रश्न बच रहा है हमारा भारतेंदु जी का, कि भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। तो शैली में आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक अलग प्रश्न में भारतेंदु जी की शैली को, लेकिन प्रश्नों को मैं आपको एक बार जनरली क्लास के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों को बेटाओ आप लोग जब तक लिखोगे नहीं, तब तक इसको पाठ को ढंग से गहराई से पढ़ोगे नहीं, तब तक निबंधात्मक प्रश्नों की शब्दावली आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो भारतेंदु की शैली पर प्रकाश डालिए। तो उनकी शैली में देखो, सबसे पहली जो शैली थी वो लिखिए आप वर्णनात्मक शैली। लिख लिया आप लोगों ने वर्णनात्मक शैली। नंबर 2 लिखिए बेटाओ विचारात्मक शैली। नंबर 3 भावात्मक शैली। नंबर 4 उपदेशात्मक शैली। नंबर 5 हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली। इस तरह आपको इन शैलियों के नाम लिखने हैं। इनमें आपको बताना है कि वर्णनात्मक शैली में यहाँ पर लेखक ने अपने वर्णन शैली को, शैली का अर्थ होता है बेटा स्टाइल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्टाइल, तो आपको बताना है वर्णनात्मक शैली में वर्णन किया है, विचारात्मक में विचार प्रस्तुत किए है, भावात्मक में अपनी भावनाओं के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, उपदेशात्मक में उपदेशों को प्रस्तुत किया है। उपदेशात्मक का मतलब बेटा आत्मक, ये गलत लिखा हुआ है, ये से के साथ आ आता है इसमें, ठीक है, तो ये प्रिंट में मिस्टेक हो गया। और हास्य व्यंग्य शैली, आपको पता है इसमें हंसी भी आई है और इसमें व्यंग्य भी किया गया है। इस तरह हमारे आज का यह प्रकरण कंप्लीट होता है। धन्यवाद, आप लोग इन टॉपिकों से जुड़े रहे। और अंत में मैं पुनः एक बार बात कहूँगा कि अगर आपको व्याकरण के अन्य टॉपिकों से जुड़ा रहना है इस YouTube चैनल से, वीडियो से, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आप लोगों के लिए लाभकारी है। बाकी आप लोग, मैं पहले कह चुका हूँ, दिमाग पे दबाव नहीं डाले, आप लोग जैसा उचित समझे वैसा ही निर्णय लें। तो आज के लिए इतना ही बेटाओ, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जारी रखना, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। हमारे स्कूल के दिन अब कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा रखिए कि आप स्कूल में मिलो तो हम लोग एक नए उत्साह से अपनी पढ़ाई को पुनः स्टार्ट कर सकें। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।